हेलो क्लास, देखिए हम लोगों को जो इवनिंग का क्लास होता है ये आपके छत्तीसगढ़ विषय से संबंधित है ना। तो इसकी कल की जो पिछली क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने छत्तीसगढ़ की जनजाति का जो सामान्य परिचय है उसको देखा था। तो ये जो है अब याद रखना है, ये जो क्लासेस चलेंगी ये आपके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के तरीके से चलेंगी। यहाँ पर चीज़ें जो है टॉपिक वाइज नहीं होंगी, है ना। यहाँ पे चीज़ें जो है मतलब जो प्रत्येक आपको हर क्लास जो मिलता है ये टॉपिक वाइज नहीं मिलेगा, बल्कि आपको ये प्रश्नों की, है ना, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के रूप में मिलेगा, जिसमें 3 टॉपिक 4 टॉपिक दोनों एक साथ, है ना, 4 टॉपिक को मैं एक साथ या किन्हीं 2 टॉपिक को एक साथ करके जो इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, ठीक है, उसको मैं आपको वीडियो के माध्यम से लाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसी में, है ना, छत्तीसगढ़ की जो जनजाति की सामान्य परिचय है, ठीक है, इसी में हम लोग आगे देखते हैं। ठीक, ठीक, चलिए आगे जो आपका पहला प्रश्न है ना, जैसे कि मैं आपको क्लास के बारे में इंट्रोड्यूस करूं तो यहाँ से छत्तीसगढ़ की जितनी भी कक्षाएं हैं, है ना, जो थ्योरी की कक्षाएं थी, ये आपके जब हम लोग पीएससी की क्लास कर रहे थे तो उस दौरान थ्योरी की सभी चीज़ों को, है ना, आपको करा दिया गया है। अब हम लोग इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं टॉपिक वाइज, ठीक है, तो इसमें किसी एक टॉपिक का पर्टिकुलर नहीं है, इसमें हम लोग 3-4 अलग अलग जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, उसके क्वेश्चन को इसमें क्या करेंगे, समाहित करेंगे और देखेंगे। तो चलिए इसी में हम आज आपका जो दूसरा क्लास है छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय का, ये दूसरा क्लास को देखते हैं। और यहाँ पर आपका जो पहला प्रश्न है, देखिए कि हल्बी जो है छत्तीसगढ़ के किन जिलों में बोली जाती है ना। हल्बी जो है छत्तीसगढ़ की एक स्थानीय भाषा है और हल्बी की जो भाषा है या हल्बी जो बोली है, ठीक है, देखिए हल्बी जो है बोली है ना, मैं भाषा शब्द की इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये गलत है। तो देखिएगा जो छत्तीसगढ़ में हल्बी छत्तीसगढ़ के किन जिलों में बोली जाती है, आपका पहला प्रश्न है। ठीक है, हल्बी बोली जो है याद रखेंगे कौन सा, तो हल्बी, ठीक है, हल्बी बोली जो है छत्तीसगढ़ के किन जिलों में बोली जाती है, प्रश्न आपसे पूछे जाएगा। तो देखिएगा ये जो है बस्तर में, दंतेवाड़ा में और साथ ही कांकेर में। ठीक है, हल्बी बोली का प्रचलन आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो सबसे पहले याद रखिएगा बस्तर में, इसी में दंतेवाड़ा में और एक है आपका कांकेर में, है ना। तो हल्बी बोली का प्रचलन आपको हमारे छत्तीसगढ़ के किन जिलों में देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा बस्तर में, दंतेवाड़ा में और कांकेर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं। ठीक है, कुड़ुक बोली के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अगला जो है कुड़ुक, ठीक है, कुड़ुक ये जो बोली है ये छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में बोली जाती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, कुड़ुक जो बोली है वो छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में बोली जाती है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो याद रखेंगे कुड़ुक जो है सरगुजा संभाग के अंतर्गत जो जिले आते हैं वहाँ कुड़ुक बोली का प्रचलन है ना। कुड़ुक बोली का प्रचलन कहाँ, याद रखेंगे जो सरगुजा संभाग के अंतर्गत जो जिले आते हैं वहाँ कुड़ुक बोली क्या की जाती है, बोली जाती है। ठीक है, चलिए आते हैं और आपके अगले प्रश्नों को देखते हैं। देखिए जो कुछ प्रमुख आदिवासी व्यक्तित्व हैं उनके बारे में देखेंगे, जिसमें एक पहला नाम है आपका वीर नारायण सिंह, है ना। वीर नारायण सिंह याद रखेंगे सोनाखान विद्रोह के प्रमुख नेता थे। ठीक है, वीर नारायण सिंह जो है सोनाखान विद्रोह के प्रमुख नेता थे और ये कौन से आदिवासी जनजाति से बिलोंग करते थे। तो देखिएगा आपका पहला प्रश्न है कि शहीद वीर नारायण सिंह जो है ना, शहीद वीर नारायण सिंह जो है ना, सोनाखान विद्रोह से संबंधित थे। सबसे पहले तो याद रखना है किससे, तो सोनाखान विद्रोह से। ठीक है, और ये कौन से जनजाति से बिलोंग करते थे, तो याद रखेंगे बिंझवार, है ना। ये कौन सी जनजाति से संबंधित थे, तो याद रखेंगे बिंझवार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए आपका जो अगला प्रश्न है वो है चंद्रू मंडावी के बारे में। ठीक है, चंद्रू मंडावी के बारे में आपका अगला प्रश्न है कि चंद्रू मंडावी जो है किस नाम से छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध हैं और वो कौन सी जनजाति से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका ये चंद्रू मंडावी से संबंधित है ना।
चंद्रू मंडावी को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे चंद्रू मंडावी जो है टाइगर किड के नाम से छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है ना। चंद्रू मंडावी के बारे में अब याद रखना है, टाइगर किड के नाम से छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है ना। कहाँ? तो टाइगर किड के नाम से ये जो है छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है, ठीक है। और साथ ही याद रखना ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो याद रखना है माड़िया, है ना। चंद्रू मंडावी जो है माड़िया जनजाति से संबंधित थे, ठीक है। चलिए अब अगली प्रश्न आपको देखते हैं, है ना। आपका जो अगला प्रश्न है देखिएगा, ये जनजाति की उनकी उत्पत्ति से संबंधित है, ठीक है। आपका जो अगला प्रश्न है वो जनजाति का उत्पत्ति से संबंधित है कि उनकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई है ना, ठीक है। उनकी उत्पत्ति को किन नामों से जाना जाता है? तो सबसे पहला जो है बिंझवार, ठीक है। सबसे पहला आपका कौन है? तो बिंझवार। बिंझवार के बारे में आपको देखना है कि इनकी उत्पत्ति किनसे हुई है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो बिंझवार जनजाति की उत्पत्ति किनसे हुई है प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो याद रखेंगे 12 भाई बेटकर से, है ना। 12 भाई बेटकर से इनकी जो है उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसके बारे में थ्योरी वाली क्लास में मैंने आपको सभी चीज़ें बताई हैं कि 12 भाई बेटकर, है ना, किस तरीके से थे और किस तरीके से इनकी कार्यविधि थी, ठीक है। साथ ही अगला जो है कंवर, ठीक है। जो कंवर जनजाति है ये अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो महाभारत में आप जो है ना कौरव देखते हैं, ठीक है, उन्हीं को कंवर जो है ना, उन्हीं को अपना क्या मानते हैं? पूर्वज मानते हैं, ठीक है। कंवर जनजाति के लोग जो महाभारत के जो कौरव है ना, कौरव वंश है, उन्हीं से ही अपनी उत्पत्ति को मानते हैं, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है अबुझमाड़िया, ठीक है। अबुझमाड़िया की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अबुझमाड़िया की उत्पत्ति से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ये किससे उत्पत्ति हुआ है? तो देखिए इसके संबंध में 2-3 चीज़ें अलग अलग प्रचलन में है। एक है कुशतुंगा, ठीक है। एक क्या है? तो कुशतुंगा आपको याद रखना है, ठीक है, कुशतुंगा। दूसरा है कस्तूर नागा, ठीक है, दूसरा क्या है? तो कस्तूर नागा। और तीसरा इसी में आपको देखने को मिलता है, यह है तुम्बा, ठीक है। जो तुम्बा होता है ना उसी से, है ना। बाढ़ आई तो क्या होता है? ये तुम्बे में छुप जाते हैं, ठीक है। तो देखिएगा अबुझमाड़िया जो अपनी उत्पत्ति किससे मांगते हैं, किससे मानते हैं? तो याद रखिएगा कुश तुरंगा, है ना, कुश ये तुरंगा होगा, ठीक है। तो अबुझमाड़िया अपनी उत्पत्ति किससे मांगते हैं? तो देखिए कुश तुरंगा, कस्तूर नागा और तुम्बा से। उसी प्रकार कंवर जनजाति अपनी उत्पत्ति किससे मानते हैं? तो महाभारत के जो कौरव वंश है उसी से अपनी उत्पत्ति मानते हैं। साथ ही बिंझवार जो है ये अपनी उत्पत्ति जो है 12 भाई बेटकर से मानते हैं, ठीक है। इसी में थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा चंद्रू मंडावी, है ना, ये टाइगर किड के नाम से छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध हैं और ये माड़िया जनजाति से संबंधित हैं। इसी में आप लोग देखेंगे कि शहीद वीर नारायण सिंह जो है सोनाखान विद्रोह के प्रमुख नेता थे और बिंझवार जनजाति से संबंधित हैं। हल्बी में जो याद रखिएगा जो बोली होती है हल्बी, ये छत्तीसगढ़ के बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर जिले में बोली जाती है। उसी प्रकार कुड़िक बोली जो है याद रखना है आपको, ये छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में इस बोली का प्रचलन है, ठीक है। अब चलिए जो वेरियर एल्विन है इनके जो पुस्तक है ना, वेरियर एल्विन के पुस्तक के बारे में देखते हैं। इनकी जो प्रमुख जो कृति है, ठीक है, वेरियर एल्विन, ठीक है। इनके पुस्तकों के बारे में पूछा गया है कि वेरियर एल्विन की पुस्तकें कौन कौन सी है। तो देखिएगा द मुड़िया एंड देयर घोटुल, ठीक है, द मुड़िया एंड देयर घोटुल, ये किसकी पुस्तक है? तो याद रखना है वेरियर एल्विन की। किसके? तो वेरियर एल्विन की। साथ ही द बैगाज, है ना, द बैगाज, ये किसकी पुस्तक है? तो याद रखना है वेरियर एल्विन की। इसी में अगला देखिए अगरिया, है ना, अगरिया ये पुस्तक किसका है? तो याद रखना है आपको वेरियर एल्विन का, है ना। साथ ही द गौर, ठीक है, द गौर ये किसकी पुस्तक है? तो याद रखना है वेरियर एल्विन की। और इसी में एक है मूरिया मर्डर एंड सुसाइड, ठीक है, मूरिया मर्डर एंड सुसाइड, ये किसकी पुस्तक है? तो याद रखना है वेरियर एल्विन की। देखिए वेरियर एल्विन की कुछ प्रमुख
कुछ प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो इसमें आप देखते हैं कि द मुड़िया एंड देयर घोटुल, ये जो है वेरियर रेलिवेंट की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। साथ ही द बैगाज है ना, जो बैगा जनजाति है उनसे ये क्या करती है, उनको जोड़ती है। द बैगाज, द अगरिया, द गौर, ठीक। द बैगाज, द अगरिया, द गौर, ये किसकी पुस्तक है तो आपको याद रखना है वेरियर रेलिवेंट की। और साथ ही मुरिया मर्डर एंड सुसाइड, ये पुस्तक किसकी तो याद रखना है आपको वेरियर रेलिवेंट की, है ना। चलिए इसी में कुछ चीज़ें और हैं उसको भी हम लोग देखते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनने की संभावना हो, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक नाम याद रखिएगा टीबी नायक जी का, ठीक है। अगला नाम आपको याद रखना है टीबी नायक जी का, ठीक है। और इनके कुछ प्रमुख पुस्तक हैं, ठीक है। तो टीबी नायक जी का प्रमुख पुस्तक में आपको याद रखना है अबुझ मारियाज, ठीक है। अबुझ मारियाज, है ना। टीबी नायक जी की एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम क्या है, अबू मरियाज। और एक और दूसरा पुस्तक देख लेते हैं जिसमें है 12 भाई बेटकर, है ना। जहाँ पे थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा है ना, बिंजवार जनजाति से संबंधित वही चीज़ है। 12 भाई बेटकर ये किसकी पुस्तक हो तो याद रखना है टीबी नायक की, ठीक है। 12 भाई बेटकर ये किसकी पुस्तक है तो याद रखिएगा टीबी नायक की। देखिए जितनी प्रश्नें हैं, है ना, आपके प्रयोगशाला एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रयोगशाला परिचारक के लिए, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे हैं ये प्रयोगशाला परिचारक के लिए क्या है तो महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसी प्रकार एक नाम है MC राय, ठीक है। एक और नाम है याद रखेंगे MC रॉय, ठीक है। MC रॉय के बारे में आपको क्या याद रखना है, इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है देखिएगा द बिरहोर, ठीक है। ये द बिरहोर पुस्तक किसकी है तो याद रखने का MC राय जी की, ठीक है, MC राय जी की। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ, है ना। अब हम देखेंगे कि जो जनजाति होता है और जनजाति के जो प्रमुख कौन होते हैं इसके बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न आपको जनजाति के जो पंचायत के प्रमुख होते हैं उससे संबंधित है ना। अगला प्रश्न जो जनजाति के पंचायत के प्रमुख हैं उससे संबंधित है, ठीक है। देखते हैं कमार जनजाति में इनके पंचायत का प्रमुख को किस नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। कमार जनजाति में इनके जो पंचायत के प्रमुख हैं उनको क्या कहा जाता है तो याद रखेंगे ये कुरहा कहलाते हैं, ठीक है। देखिए हर जनजाति का अपना क्या होता है, एक पंचायत होता है ना। सभी जनजातियों का, जातियों का, है ना, चाहे जैसे कि अनुसूचित जनजाति ले लीजिए, अनुसूचित जाति ले लीजिए, है ना। इनके अपने जाति प्रमुखों के बीच क्या होती है, एक समिति बनी होती है जिसका प्रमुख वो किसी एक को नियुक्त किए रहते हैं। उसी प्रकार कमार जनजाति में जो इनके जो पंचायत लगते हैं उसका जो प्रमुख का क्या नाम है तो याद रखेंगे कुरहा, ठीक है। साथ ही बिहार, ठीक है, बिहार जनजाति या नगेसिया जनजाति, ठीक है, या इसी में जो आपका जो पंडो आता है वो भी आता है ना, पंडो या कोरवा, ठीक है। इस सभी जनजातियों का जो प्रमुख होता है पंचायत का ये कौन होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। बिहार जनजाति, नगेसिया जनजाति, पंडो जनजाति और कोरवा जनजाति, इन सभी जनजातियों का जो पंचायत का प्रमुख कौन है ये आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे इनके पंचायत के प्रमुख को मुखिया कहा जाता है, ठीक है। बिहार जनजाति, नगेसिया जनजाति, पांडो जनजाति, कोरवा जनजाति, इनके जो पंचायत के प्रमुख है उसको क्या कहा जाता है, मुखिया कहा जाता है, ठीक। इसी में अगला है मुंडा, ठीक है। मुंडा जनजाति के प्रमुख को क्या कहा जाता है ये आपसे को बताने हैं, ठीक है। तो देखिएगा मुंडा जनजाति जो है इसका प्रमुख जो है परहा राजा कहलाता है, ठीक है। मुंडा जनजाति के पंचायत का जो प्रमुख है ये क्या कहलाता है तो परहा राजा, ठीक है। जो मुंडा जनजाति है इसके पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं तो परहा राजा। अगला देखिएगा आपका कोल, ठीक है। कोल जनजाति की जो पंचायत का प्रमुख है उसको किस नाम से पुकारा जाता है ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। कोल जनजाति में जो पंचायत का प्रमुख है उसको किस नाम से पुकारा जाता है ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे गोहिया, ठीक है। कोल जनजाति के जो पंचायत के प्रमुख है उसको गोहिया या गोतिया के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। तो कोल जनजाति में जो इनके पंचायत का प्रमुख है उसको गोहिया या गोतिया के नाम से पुकारा जाता है। साथ ही अगला जो है बिरहोर, ठीक है। अगला जो है बिरहोर, बिरहोर जनजाति में जो इनके पंचायत का प्रमुख है उसको क्या कहते हैं तो बिरहोर जनजाति में याद रखेंगे मालिक, ठीक है। बिरहोर जनजाति में जो इनके पंचायत के प्रमुख हैं वो क्या कहलाते हैं तो मालिक कहलाते हैं, ठीक है।
बिरहोर जनजाति में इनके जो पंचायत के प्रमुख हैं वो क्या कहलाते हैं, तो याद रखेंगे मालिक। चलिए इन सब चीज़ों को फिर से एक बार देखते हैं। देखिएगा, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था वेरियर एल्विन को, तो वेरियर एल्विन की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है याद रखेंगे द मुड़िया एंड देयर घोटुल, है ना। अगला है द बैगास, ये किसकी पुस्तक है, तो वेरियर एल्विन की। द गरिया, ये किसकी पुस्तक है, तो याद रखना वेरियर एल्विन का। द गौर, ये पुस्तक किसका, तो याद रखिएगा वेरियर एल्विन का। और मुरिया मर्डर एंड सुसाइड, ये किसकी पुस्तक है, तो याद रखना वेरियर एल्विन का, है ना। ये पांचों पुस्तक किसकी है, तो वेरियर एल्विन का। इसी में देखिएगा जो टीबी नायक है अबूज मारियास, ये पुस्तक किसका, तो टीबी नायक का। और 12 भाई बैठकर, ये पुस्तक संबंधित किससे, तो याद रखेंगे टीबी नायक से, ठीक है। उसी प्रकार देखिए अगला जो यहाँ पे नाम है MC रॉय जी का, किसका, तो MC रॉय जी का। और इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा, तो याद रखेंगे द बिरहोर, है ना। MC रॉय जी ने कौन सा पुस्तक लिखा, तो याद रखेंगे द बिरहोर। उसी प्रकार कमार जनजाति की जो पंचायत का प्रमुख है कौन है, याद रखेंगे कुरहा, ठीक है। बिहार, नगेसिया, पांडो और कोरवा, इन चारों जनजातियों का जो प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं, मुखिया, है ना। बिहार, नगेसिया, पांडो, कोरवा, इन सभी जनजातियों का जो प्रमुख होता है उसको मुखिया कहते हैं। साथ ही मुंडा का जो प्रमुख जो है ना, मुंडा जनजाति का जो प्रमुख होता है या मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं, परहा राजा, ठीक है। मुंडा जनजाति का जो प्रमुख है उसको क्या कहते हैं, परहा राजा। और साथ ही जो कोल जनजाति है इसके प्रमुख को क्या कहते हैं, गोहिया या गोतिया, ठीक है। इसी में आगे है बिरहोर जनजाति, ठीक है। बिरहोर जनजाति के जो, ठीक है, प्रमुख हैं उनको क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे मालिक, है ना। क्या कहा जाता है, तो मालिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और अगला जो है जनजाति के जो नृत्य विवरण है उससे संबंधित चीजें हैं, है ना। तो देखिए गेड़ी नृत्य, ठीक है, गेड़ी नृत्य याद रखेंगे। गेड़ी नृत्य को और किस नाम से पूछा जाता है, तो डिटोंग नृत्य, ठीक है। गेड़ी नृत्य और डिटोंग नृत्य में चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं, है ना। ये चीजें आपकी परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो गेड़ी नृत्य या डिटोंग नृत्य कौन सी जनजाति करती है, तो याद रखेंगे मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा, तो मुड़िया जनजाति द्वारा। दूसरी चीज याद रखेंगे, इसको केवल और केवल घोटुल के जो सदस्य होते हैं वही करते हैं, ठीक है। तो गेड़ी नृत्य या डिटोंग नृत्य को जो घोटुल के सदस्य हैं केवल इनके द्वारा ही किया जाता है ना। घोटुल के जो सदस्य हैं केवल उनके द्वारा ही क्या किया जाता है। और याद रखेंगे गेड़ी नृत्य या नृत्य डिटोंग नृत्य में केवल नृत्य किया जाता है, इसमें गायन नहीं किया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे इसमें गायन नहीं किया जाता है ना। गेड़ी नृत्य या डिटोंग नृत्य में गायन नहीं किया जाता है, केवल नाचा जाता है ना, गाया नहीं जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो देखिएगा ये है आपका अटारी नृत्य, ठीक है। अगला जो कौन सा है, तो याद रखेंगे अटारी नृत्य, ठीक। अटारी नृत्य के बारे में आपको याद रखना है कि कौन सी जनजाति करती है, तो याद रखेंगे जो भूमिया, बैगा और उरांव, ठीक है। अटारी नृत्य कौन सी जनजाति करती है, तो याद रखना है भूमिया, बैगा और उरांव, ठीक है। अटारी नृत्य जो है भूमिया, बैगा और उरांव जनजाति के द्वारा कराया जाता है, ठीक है। अटारी नृत्य जो है भूमिया, बैगा और उरांव जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें याद रखेंगे कि एक जो पुरुष होता है उसके कंधे पर, है ना, 2 व्यक्ति क्या होते हैं, सवार होकर नृत्य करते हैं, ठीक। अटारी नृत्य के बारे में आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ याद रखनी है। एक पुरुष के कंधे पर, ठीक है, एक पुरुष के कंधे पर, ठीक, 2 व्यक्ति जो है सवार होकर अटारी नृत्य करते हैं, ठीक है। तो अटारी नृत्य में आप लोगों ने क्या देखा, तो याद रखिएगा अटारी नृत्य जो है भूमिया, बैगा और उरांव जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये याद रखना कि एक पुरुष के कंधे पर 2 व्यक्ति क्या होते हैं, बैठते हैं, सवार होते हैं, और उनके सवार होने के बाद ये क्या किया जाता है, ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं, है ना, ये एक टॉपिक वाइज नहीं चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन टॉपिक वाइज, ठीक है, आपकी क्लासेस नहीं चल रही है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो एक टॉपिक वाइज, प्रत्येक टॉपिक से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपके आने वाले जो पेपर है प्रयोगशाला परिचारक, वहाँ उस पेपर में यहाँ से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए और इन सब चीज़ों को आप अच्छे से
चलिए ठीक है, सॉरी, ये देखिए इन सब प्रश्नों को आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट करेंगे या नोट डाउन करके बार बार इस चीज़ को रिवीजन करते रहें, ताकि पेपर के बीच में जो भूलने की समस्या होती है वो ना हो। ठीक है, तो इस स्लाइड को मैं क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ, क्योंकि इरेज करने के बाद ही है ना यहाँ पर हम लोग कुछ और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को क्या कर पाएंगे, वहाँ नोट डाउन कर पाएंगे और देख पाएंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने दो नृत्य देखा है। गेड़ी नृत्य था, गेड़ी नृत्य को डीटोंग नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कौन सी जनजाति करती है, तो याद रखना है मुरिया जनजाति करती है, और जो है घोटुल सदस्य केवल, है ना, घोटुल के सदस्य केवल इसमें भाग लेते हैं। और गेड़ी नृत्य एक ऐसा नृत्य है जिसमें गायन नहीं होता है, याद रखेंगे, इसमें गाते नहीं है, केवल नाचते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने अटारी नृत्य देखा था। तो अटारी नृत्य जो है भूमिया, बैगा, उरांव जनजाति, तीनों जनजाति करती हैं। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये याद रखना है कि एक पुरुष के कंधे पर, है ना, दोनों कंधे पर एक एक व्यक्ति उसमें सवार होते हैं, मतलब दो व्यक्ति सवार होते हैं, उसके बाद ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला जो है थापड़ी नृत्य। ठीक, अगला जो है थापड़ी नृत्य है। ठीक, तो थापड़ी नृत्य के बारे में एक चीज़ याद रखते हैं कि कौन सी जनजाति करती है, तो याद रखिएगा थापड़ी नृत्य जो है कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है ना। थापड़ी नृत्य किनके द्वारा किया जाता है, तो याद रखना है कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और किस, है ना, किस अवसर पर किया जाता है, तो देखिएगा बैसाख और चैत्र माह में, है ना, बैसाख व चैत्र माह में थापड़ी नृत्य किया जाता है। किनके द्वारा, तो याद रखेंगे कोरकू जनजाति द्वारा। ठीक है, इसमें याद रखेंगे सदस्य के रूप में पुरुष और महिला सदस्य दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है ना, पुरुष व महिला सदस्य दोनों के द्वारा, है ना, थापड़ी नृत्य क्या है, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, और चलिए इसमें ज़्यादातर आजकल देखने को मिलता है कि वाद्य यंत्र पूछा जाता है। ठीक है, कि कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग नृत्य में किया जाता है, तो याद रखेंगे चिटकोरा और पंजा। ठीक है, चिटकोरा और पंजा, साथ ही ढोलक और बांसुरी। ठीक है, साथ ही ढोलक और बांसुरी। ठीक है, तो थापड़ी नृत्य के बारे में क्या देखा आप लोगों ने कि कौन सी जनजाति थापड़ी नृत्य करती है, तो याद रखेंगे कोरकू जनजाति। किस अवसर पर किस समय करती है, तो याद रखेंगे बैसाख और चैत्र माह में। ठीक है, कौन से सदस्य थापड़ी नृत्य करते हैं, तो याद रखेंगे महिला और पुरुष दोनों के द्वारा ये प्रस्तुत किया जाता है। चौथी और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि थापड़ी नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखेंगे चिटकोटा और पंजा। चिटकोरा और पंजा और ढोलक और बांसुरी। ठीक है, चिटकोरा और पंजा, ढोलक और बांसुरी, इन वाद्य यंत्रों का उपयोग जो है थापड़ी नृत्य में किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आने वाले प्रश्नों को देखते हैं। उसके पहले मैं इंक में भर लेता हूँ। ठीक है, तब तक आप इन सब चीज़ों को रिवीजन करते रहेंगे, है ना। जो टी.बी. नायक जी हैं, इनके पुस्तक को देखिए आप, वेरियर एलिमेंट की पुस्तक कौन से थे ये याद रखिएगा, साथ ही M.C. रॉय का पुस्तक याद रखिएगा। और उसके बाद, है ना, हम लोग क्या कर, जनजातियों के जो प्रमुख पंचायत के जो मुखिया होते हैं अलग अलग जनजाति के, उसके बारे में हम लोगों ने देखा है, उसको भी आप क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए थापड़ी नृत्य के बाद आगे बढ़ते हैं और किसी दूसरे नृत्य के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला जो है आपका सरहुल नृत्य। ठीक है, थापड़ी नृत्य के बाद अगला जो है आपका सरहुल नृत्य है। ठीक है, अब देखिए सरहुल नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, सबसे पहले तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक, सरहुल नृत्य के बारे में आपको याद रखना है उरांव, है ना, उरांव, मुख्य रूप से उरांव की याद रखना है, और मुंडा वर्ग के जनजातियों के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, सरहुल नृत्य के बारे में सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि उरांव जनजाति प्रमुख रूप से और मुंडा वर्ग के जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और सरहुल नृत्य का प्रकार किस प्रकार का है ना, ये प्रश्न देखने को भी मिला है। तो देखिएगा, याद रखेंगे, इसमें सरहुल नृत्य में साल वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है, सरहुल नृत्य के दौरान साल वृक्ष की पूजा की जाती है। ठीक है, अनुष्ठांगिक, ठीक है, अनुष्ठांगिक नृत्य है, ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, ठीक, तो
तो यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा कि सरहुल नृत्य के बारे में आपको उरांव जनजाति विशेष रूप से याद रखनी है, साथ ही मुंडा वर्ग के भी द्वारा, है ना, मुंडा एक जनजाति है, उनके वो, है ना, उनके वर्गों के द्वारा, ठीक है, ये नृत्य किया जाता है। दूसरा चीज़ याद रखना है कि इस नृत्य के दौरान साल वृक्ष की पूजा की जाती है, ठीक है, अनुष्ठानिक नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए ये जो है किस अवसर पर किया जाता है, ये भी आपको देखिएगा, तो चैत पूर्णिमा पर, है ना, किस पे, तो चैत पूर्णिमा, ठीक है, चैत पूर्णिमा के अवसर पर सरहुल नृत्य किया जाता है, ठीक है। चैत पूर्णिमा के अवसर पर साल वृक्ष, ठीक है, साल वृक्ष में जब क्या लगते हैं, फूल, है ना, साल वृक्ष में फूल आने पर, ठीक, तो सरहुल नृत्य का अवसर याद रखेंगे, चैत पूर्णिमा के अवसर पर किया जाता है। साल वृक्ष पर जब फूल आने लगते हैं उसी दौरान जो है सरहुल नृत्य आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और देखिए इसके जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है मांदर और झांझ, ठीक है। इसका जो प्रमुख वाद्य यंत्र है, कौन से बाजे का इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखेंगे मांदर और झांझ, ठीक है, मांदर बाजा और झांझ बाजे का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी ही चीज़ें महत्वपूर्ण थी कि सरहुल नृत्य के बारे में याद रखना है, जनजाति कौन सी जनजाति करती है, तो विशेष रूप से उरांव जनजाति को आपको याद रखना है, साथ ही मुंडा वर्ग की जनजाति के द्वारा भी किया जाता है। इसमें जो है साल वृक्ष की पूजा की जाती है ना, ये पूजा प्रकार का है, अनुष्ठानिक प्रकार का क्या है, नृत्य है। और किस अवसर पर किया जाता है, तो सरहुल नृत्य के बारे में चैत पूर्णिमा, है ना, साल वृक्ष पर फूल जब आने लगते हैं उसी दौरान। वाद्य यंत्र में याद रखना है, सरहुल नृत्य के दौरान मांदर और झांझ वाद्य यंत्र का क्या तो प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए ये नृत्य से संबंधित चीज़ें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ अलग टाइप के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। ये चीज़ें अभी जब तक आपका प्रयोगशाला परिचारक का पेपर कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक जो यहाँ से लगभग 20 से 25 नंबर के आने हैं, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का सेक्शन लगभग 30 नंबर का है। 30 नंबर में किस तरीके से डिवाइडेड है, तो छत्तीसगढ़ है और साथ ही इसका अंतर्राष्ट्रीय और आपका जो राष्ट्रीय करेंट अफेयर, तो छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन अगर 20 नंबर से आते हैं, है ना, 15-20 नंबर के क्वेश्चन तो यहाँ से आने हैं, तो इसीलिए इसकी एक क्लास आपको डेली इवनिंग में मिलती है। और जो सामान्य विज्ञान है, ठीक है, वो 60 नंबर का प्रश्न वहाँ से पूछे जाने हैं, तो 60 नंबर का क्लास डेली आपको सुबह मिलता है, ठीक है। तो उसमें हम लोग पूरे भौतिकी को कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं किसको, तो रसायन को। रसायन भी आने वाले 4-5 दिनों में पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग दिन चालू करेंगे आपको जीव विज्ञान को, ठीक है। चलिए अब कुछ नाट्य के बारे में देखते हैं। याद रखिएगा अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है, तो नृत्य है। अभी हम लोग कुछ नाट्य या नाटक के बारे में, है ना, नाट्य मतलब क्या है, तो याद रखेंगे नाटक, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका होता है खम्सवांग, ठीक है, खम्सवांग नाट्य के बारे में देखते हैं। है ना, खम्सवांग नाट्य जो है क्या है, बहुत प्रसिद्ध है ना। और करती कौन है, तो याद रखेंगे कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक। खम्सवांग नाट्य जो है कोरकू जनजाति के द्वारा किया जाता है। और कौन से अवसर पर किया जाता है ये भी देखिए, तो खम्सवांग नाट्य जो है क्वार नवरात्रि से देव प्रबोधिनी एकादशी तक, ठीक है, क्वार नवरात्रि से लेकर देव प्रबोधिनी एकादशी तक, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो खम्सवांग नाट्य है ना, खम्सवांग नाट्य जो है ये करती कौन है, तो याद रखेंगे कोरकू जनजाति में प्रसिद्ध है। किस अवसर पर किया जाता है, तो याद रखेंगे क्वार नवरात्रि से लेकर, है ना, देव प्रबोधिनी एकादशी तक। याद रखिएगा यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आता है ना, अवसर से डायरेक्ट प्रश्न आता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी सरहुल नृत्य में भी आपको अवसर बताया है। कौन सा, चैत पूर्णिमा या जब साल वृक्ष में फूल आने लगते हैं उसी से अवसर पर। थापड़ी नृत्य में भी मैंने आपको अवसर बताया है बैसाख व चैत माह के अवसर पर, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा, तो ये हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं खम्सवांग नाट्य के बारे में, ठीक है। और इसमें विशेष आपको याद रखना है मेघनाथ खम्भ स्थापित किया जाता है। क्या, तो मेघनाथ खम्भ, ठीक है। इसमें याद रखना है क्या, तो मेघनाथ खम्भ स्थापित किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें और आपका अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला है माओ पाटा, ठीक है। चलिए इस साइड को मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। एक्चुअल में आज क्या है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा है ना खड़े रह के इस चीज़ों को डिलीवर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि पैर में चोट लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इस साइड को मैं पहले इरेज करता हूँ, उसके बाद है ना जो चीज़ें हैं आप इतनी ही साइड से देखते जाइएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो अगला नाट्य है वो माओ पाटा, ठीक है। माओ पाटा नाट्य, साथ ही माओ पाटा नाट्य को याद रखेंगे गौर नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। क्या? तो गौर नाट्य, है ना। माओ पाटा नाट्य या गौर नाट्य दोनों एक ही है। और कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है ना। माओ पाटा नाट्य जो है कौन सी जनजाति के द्वारा की जाती है? तो याद रखेंगे मुरिया जनजाति। किनके द्वारा? तो याद रखना है आपको, मुरिया जनजाति के द्वारा, ठीक है। और देखिए इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, गोंडी भाषा में माओ का अर्थ होता है गौर बैसन और माटा का अर्थ होता है नृत्य, ठीक है। तो देखिए माओ पाटा में जो गोंडी भाषा में देखते हैं, ठीक है, गोंडी भाषा में जो माओ है, ठीक है, माओ पाटा में जो माओ का अर्थ होता है ये होता है बैसन। ये क्या होता है? बैसन, ठीक है। और साथ में जो पाटा है इसका अर्थ होता है नृत्य, ठीक है। पैसन का अर्थ क्या होता है? नृत्य। तो इसको क्या वो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैसन को गौर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बैसन को क्या तो गौर भी कहते हैं, इसीलिए इस नृत्य को माओ पाटा नृत्य को क्या कहा जाता है? गौर नाट्य कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे माओ है, माओ का अर्थ क्या होता है? बैसन या गौर, इसीलिए इसको गौर नाट्य भी कहा जाता है। तो माओ का अर्थ होता है बैसन या गौर और पाटा का अर्थ होता है आपका नृत्य, ठीक है। पाटा का अर्थ क्या होता है आपका? नृत्य। और देखिए कौन सा प्रकार का नाट्य है? तो प्रकार में याद रखेंगे ये शिकार, है ना। क्या करने वाला? शिकार नाटिका है, शिकार करने पर आधारित है, ठीक है। शिकार नाटिका है, ठीक है। तो माओ पाटा या गौर पाटा याद रखेंगे, गौर नाट्य जो है शिकार नाटिका है, ठीक है। और याद रखेंगे यहाँ पे इसमें मंचन किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में भी देखिए। तो मंचन में आपको याद रखना है नवयुवकों द्वारा, ठीक है, जो युवा है उनके द्वारा, नवयुवकों द्वारा जंगली भैंसे, मैंने पहले ही आपको बताया है शिकार पर आधारित है, जंगली भैंसे या, ठीक है, सांभर के शिकार का मंचन किया जाता है, ठीक है। तो माओ पाटा में जैसे मैंने बताया प्रकार किस प्रकार का है, तो शिकार नाटिका है, शिकार पर आधारित ये क्या होता है? नाट्य किया जाता है, जिसमें नव युवकों द्वारा जंगली भैंसे, है ना, नव युवकों द्वारा जंगली भैंसे या सांभर के शिकार का इसमें नाट्य किया जाता है, वो दिखाया जाता है, ठीक है। और इसी में आपको याद रखना है इसमें जो प्रमुख वाद्य है, ठीक है, माओ पाटा या गौर नाट्य का प्रमुख जो वाद्य यंत्र है ये कौन सा है? तो याद रखें टिमकी, ठीक है जी। क्या है? तो टिमकी, याद रखेंगे टिमकी। और दूसरा कोटोडका, ठीक है, दूसरा कौन सा है? तो कोटोडका, ठीक। तो माओ पाटा या गौर नाट्य में, है ना, आप लोगों ने वाद्य में क्या देखा? तो टिमकी देखा और दूसरा देखा कोटोडका। चलिए इन सब चीज़ों को फिर से देखते हैं। देखिएगा जो माओ पाटा है, ठीक, माओ का अर्थ क्या होता है? बैसन या हार्न, ठीक है, बैसन या गौर, ठीक है। तो इसी को इसलिए क्या कहते हैं? गौर नाट्य कहते हैं। पाटा का अर्थ होता है नृत्य होता है, ठीक। और माओ पाटा नृत्य जो है, ठीक है, इस कौन से प्रकार का है? याद रखेंगे शिकार करने पर यह आधारित है। दूसरी चीज़ याद रखेंगे इसका मंचन किस प्रकार किया जाता है? जो नवयुवक होते हैं वो जो है जंगली भैंसों का सींग या सांभर के शिकार का यहाँ पर क्या करते हैं? शिकार करने का मंचन करते हैं। साथ ही माओ पाटा या गौर नाट्य में आपको याद रखना है टिमकी और कोटोडका वाद्य यंत्र का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और आपका अगला देखते हैं। देखिए आज सुबह की क्लास में, है ना, आज सुबह नहीं, मेरे ख्याल से कल की जो क्लास है जब छत्तीसगढ़ हम लोग पढ़ रहे थे तो उसी में मैंने आपको बस्तर दशहरा के बारे में बताया था। किसके बारे में? तो बस्तर दशहरा के बारे में, ठीक है। तो चलिए बस्तर दशहरा से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं हम लोग। देखिए बस्तर दशहरा के लिए मैं एक काम करूंगा, एक पूरा, है ना, एक पूरा क्लास लगभग आधे घंटे के आसपास का बस्तर दशहरा के लिए लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बस्तर दशहरा से बहुत कम चीज़ें ही आ पाएंगी, ठीक है। तो बस्तर दशहरा को मैं आपके लिए एक अलग टॉपिक से ही, ठीक, उसके लिए क्लास लाऊंगा।
चलिए अब कुछ प्रमुख जनजातियों के जो प्रमुख त्यौहार है उसको देखते हैं। ठीक है, तो कर्मा त्यौहार के बारे में सबसे पहले ध्यान देते हैं। कर्मा त्यौहार, ठीक है, तो कर्मा त्यौहार के बारे में देखिएगा कि कौन सी जनजाति के द्वारा कर्मा त्यौहार मनाई जाती है। देखिए इस सब चीज़ों को मैंने कल के क्लास में भी बताया था। ठीक है, कर्मा त्यौहार के बारे में मैंने आपको बताया कि आजकल जनरली है ना सभी जनजातियाँ ये क्या करती हैं, कर्मा त्यौहार को मनाती हैं, जिसमें विशेष आपको याद रखना है उरांव, है ना, उरांव को विशेष याद रखना है। उरांव के बाद आप याद रखेंगे बैगा, गोंड, है ना, बैगा, गोंड, बिंझवार, साथ ही कमार, कंवर, पांडो और बिरहोर। ठीक है, कर्मा त्यौहार को मैं, ठीक है, कर्मा त्यौहार कौन सी जनजातियों के द्वारा मनाई जाती है तो याद रखेंगे आप, विशेषकर उरांव जनजाति को याद रखेंगे। और आजकल जो है कर्मा त्यौहार सामान्य तौर पर है ना बहुत सारी जनजातियों के द्वारा मनाना चालू किया गया है। तो देखिए बैगा, गोंड, बिंझवार, कमार, कंवर, पंडो और बिरहोर, ये क्या है, ये वो सभी जनजातियां हैं जो कर्मा त्यौहार को मनाती हैं। ठीक है, और किस अवसर पर कर्मा त्यौहार मनाया जाता है ये भी आप देखेंगे। तो यहाँ पर याद रखिए आप लोग, धान रोपने से लेकर फसल की कटाई के मध्य भाद्र माह में, तो कौन से माह में, तो याद रखेंगे भाद्र माह में। ठीक है, भाद्र माह में कर्मा त्यौहार मनाया जाता है। धान रोपने से लेकर, ठीक, धान रोपने से लेकर कटाई तक, ठीक, धान रोपने से लेकर कटाई तक में ये आपको देखने को मिलता है। ठीक, और कर्मा त्यौहार में ही जो कर्मा नृत्य है ना वो किया जाता है, कर्मा त्यौहार में ही है ना, इसी अवसर पर कर्मा नृत्य किया जाता है। ठीक है, और इसमें विशेष 2-3 बातें हैं उसको याद रखेंगे। पहली तो आपको याद रखना है कि कर्मा वृक्ष है उसकी टहनी को ही रोपा जाता है। ठीक है, कर्मा, ठीक, देखिए इसको एक्चुअल में करम, ठीक है, क्या वृक्ष का नाम क्या है, तो करम वृक्ष, करम वृक्ष या करम वृक्ष की टहनी को ही रोपा जाता है। पहले तो ये याद रखना है विशेष में। दूसरे में याद रखते हैं कि सरगुजा क्षेत्र में, ठीक है, सरगुजा क्षेत्र में ये त्यौहार जो है, ठीक है, भादो माह में मनाया जाता है, याद रखेंगे। कब, तो भादो माह में। ठीक, इतनी चीज़ें हुई। तो देखिए कर्मा त्यौहार जो है कौन सी जनजाति मनाती है, तो उरांव विशेष रूप से, साथ ही आजकल है ना बहुत सारी जनजाति इसको सामान्य तौर पर मनाती है, जिसमें बैगा, गोंड, बिंझवार, कमार, कंवर, पंडो और बिरहोर देखने को मिलता है। किस अवसर पर, तो भाद्र माह में धान रोपने से लेकर धान कटाई के मध्य ये क्या किया जाता है, मनाया जाता है। विशेष में याद रखेंगे जो करम वृक्ष होता है उसी की टहनी को या वृक्ष को क्या किया जाता है, यहाँ पे रोपा जाता है। अगला, सरगुजा क्षेत्र में कर्मा त्यौहार जो है भाद्र माह में मनाया जाता है। ठीक, ये देखिए ये कौन सा था, तो कर्मा त्यौहार के बारे में बात हुई। ठीक है, चलिए इसी में आगे बढ़ते हैं और आपका जो अगला त्यौहार है उस त्यौहार का नाम है बाली त्यौहार या जगार त्यौहार। ठीक, बाली, है ना, बाली त्यौहार या बाली पर्व, साथ ही इसी को कहते हैं जगार। ठीक, जगार पर्व या जगार त्यौहार, तो दो नाम याद रखिएगा, बाली त्यौहार या बाली पर्व, और इसी को क्या कहते हैं, जगार त्यौहार या जगार पर्व। ठीक, कितने दिनों तक ये त्यौहार मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 3 माह तक, है ना, 3 माह तक बाली त्यौहार या जो बाली पर्व है या जगार पर्व है ये मनाया जाता है। ठीक है, और कौन सी जनजाति ये मनाती है, तो हल्बी और भतरा जनजाति के द्वारा बाली या जगार पर्व मनाया जाता है। ठीक, हल्बी और भतरा जनजाति, ठीक, हल्बी और भतरा जनजाति के द्वारा 3 महीने तक बाली और जगार पर्व, है ना, बाली या जगार पर्व मनाया जाता है। ये जो है बाली त्यौहार या जगार त्यौहार मनाने का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में आपको याद रखना है भीमा देव को प्रसन्न करना है। इनका जो देव होता है भीमा देव, है ना, देवता होता है, भीमा देव को प्रसन्न करने के लिए,
किसके लिए? तो भीमादेव को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है, और कहाँ तो याद रखेंगे कहाँ पर ये त्यौहार मनाते हैं? तो भीमादेव, ठीक है, इनका एक क्या होता है? परिसर होता है। भीमादेव एक परिसर होता है जिसको गुड़ी परिसर के नाम से जानते हैं, है ना। तो इनके जो है क्या होता है? एक स्थल होता है, एक परिसर होता है ना। और भीमादेव गुड़ी परिसर में ये त्यौहार को क्या करते हैं? मनाते हैं। ठीक, और अवसर में याद रखिएगा कि किसी भी तिथि को क्या कर दिया जाता है? मनाया जाता है। और यहाँ कौन सी स्तंभ की स्थापना की जाती है? ठीक है, कौन सी स्तंभ की स्थापना की जाती है ये देखिए। तो याद रखिएगा सेमल स्तंभ की क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। आप लोगों ने यहाँ क्या देखा? बाली त्यौहार, है ना, या बाली पर्व। इसी को जगार त्यौहार या जगार पर्व के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, कितने महीने तक मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 3 महीने तक। कौन सी जनजाति मनाती है? तो याद रखेंगे हल्बी और भतरा। इस बाली त्यौहार या जगार त्यौहार को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे भीमादेव को प्रसन्न करना ही इसका उद्देश्य है। कहाँ मनाया जाता है? तो भीमादेव का जो स्थल होता है, जो परिसर होता है, उसी को भीमादेव गुड़ी परिसर के नाम से जाना जाता है, वहीं पर यह मनाया जाता है। और यहाँ पर, है ना, कौन सी स्तंभ की स्थापना की जाती है? तो याद रखेंगे सेमल स्तंभ की। ठीक है, कौन सी स्तंभ की स्थापना की जाती है? तो आप याद रखेंगे सेमल स्तंभ की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ, है ना, छत्तीसगढ़ में जो अभी होने वाले आपके एग्जाम है प्रयोगशाला परिचारक, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इन सब चीज़ों को आप क्या करेंगे? डेली अच्छे से पढ़ेंगे, लाइटली कोई नहीं लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो है आपका है लक्ष्मी जगार त्यौहार। ठीक है, अगला कौन सा है? तो देखिएगा लक्ष्मी जगार, ठीक है, त्यौहार। तो याद रखिएगा धान की बाली को खेत से जगार घर या दूल्हा घर में धूमधाम से लाया जाता है। ठीक, तो ये कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। धान की जो बाली है ना, धान की बाली को खेत से, ठीक है, धान की बाली को खेत से जब अब लाते हैं, है ना, कहाँ? तो जगार घर या जो इनके दूल्हा घर हैं वहाँ, है ना, याद रखेंगे दूल्हा देव जी, है ना, इनके देवता होते हैं, उनके घर में, ठीक है, लाने के बाद धूमधाम से लक्ष्मी जगार, है ना, मनाया जाता है। तो लक्ष्मी जगार के बारे में आप लोगों को क्या पता चला कि धान की बाली को जब खेत से, है ना, लाकर कहाँ रखते हैं? जगार घर में या दूल्हा देव जो इनके देवता हैं उनके घर में। उसके बाद लक्ष्मी जगार का क्या मनाया जाता है? त्यौहार और उत्सव मनाया जाता है। और लक्ष्मी जगार ये किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे बस्तर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। किस क्षेत्र में? तो बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, लक्ष्मी जगार त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे बस्तर क्षेत्र में। और लक्ष्मी जगार में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लक्ष्मी जगार त्यौहार में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे धनकुल। किसका? तो धनकुल वाद्य यंत्र का। ठीक है, और ये किस पर आधारित है? तो यहाँ से प्रश्न भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है ना, बस्तर की लोक गाथा पर आधारित है। याद रखेंगे लक्ष्मी जगार त्यौहार जो है बस्तर की लोक गाथा पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है ना, बस्तर की किस पे? तो लोक गाथा पर आधारित है। ठीक है, अगला जो है इसी में आप देखेंगे तो धान की बाली को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसमें प्रतीक के रूप में धान की बाली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, धान की बाली को लक्ष्मी का ये क्या मानते हैं? प्रतीक मानते हैं। ठीक है, धान की बाली को लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं ये। ठीक है, इसी में आगे बढ़ते हैं और अगला देखेंगे और लक्ष्मी जगार, है ना, त्योहार के दौरान कौन सा विवाह किया जाता है? तो देखिएगा इस प्रकार से लक्ष्मी की प्रतीक जो है बाली होती है। ठीक, लक्ष्मी की प्रतीक क्या होती है? तो यहाँ पे याद रखना है बाली होती है। ठीक है, और साथ ही विष्णु का प्रतीक जो है जगार होता है। ठीक, विष्णु जी का प्रतीक यहाँ पे याद रखेंगे। लक्ष्मी का प्रतीक क्या होता है? बाली होता है, और विष्णु जी का प्रतीक यहाँ पे क्या होता है? तो ये होता है जगार। ठीक, विष्णु जी का प्रतीक क्या होता है? तो याद रखेंगे जगार। ठीक है,
इनको घर में स्थापित करते हैं। कहाँ करते हैं? घर में स्थापित कर, है ना। ठीक है। लक्ष्मी जी की प्रतीक क्या होती है? बाली, और विष्णु जी का प्रतीक होता है जगार। घर में स्थापित, है ना, नारियल से, घर में जो स्थापित नारियल है उसके साथ इसका क्या करते हैं? विवाह करते हैं। ठीक, घर में स्थापित नारियल का विवाह करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने किन चीज़ों को देखा? देखिए, जो लक्ष्मी जगार है ये किन क्षेत्र में मनाया जाता है? ये त्यौहार तो याद रखेंगे बस्तर क्षेत्र में। कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे धान की बाली जब खेत से लाते हैं, कहाँ रखते हैं? अपने जगार घर में रखते हैं, या दूल्हा घर। दूल्हा घर कहने का मतलब इनके जो प्रमुख देवी देवता हैं जिनका नाम है दूल्हा देव, उनके घर में रखते हैं, उनके कक्ष में रखते हैं। उसके बाद धूमधाम से लक्ष्मी जगार त्यौहार मनाया जाता है। इसमें कौन से वाद्य यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? तो लक्ष्मी जगार त्यौहार में याद रखेंगे धनकुल वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही लक्ष्मी जगार जो है किस पर आधारित है? तो बस्तर की लोक गाथा पर आधारित है, आपको याद रखना है ना। लक्ष्मी जगार किस पर आधारित है? तो याद रखेंगे बस्तर की लोक गाथा पर आधारित है। साथ ही प्रतीक के रूप में धान की जो बाली है उसको लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, और जो जगार है ये विष्णु जी का प्रतीक मानते हैं। और इनको जो है स्थापित जो नारियल है उसके साथ इनका क्या किया जाता है? विवाह किया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। देखिए, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, है ना, आने वाले एग्जाम में छत्तीसगढ़ से जहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे वहाँ से ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो जितनी भी चीज़ें हैं आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो है ये है कक्सार या कक्सार परब। ठीक है, कक्सार या काकसार परब। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। ये क्या है? कक्सार या कक्सार परब या कक्सार या काकसार त्योहार। ठीक, कौन सी जनजाति मनाती है? तो याद रखेंगे अबुझ, माड़िया और माड़िया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अबुझ, माड़िया और साथ ही माड़िया जनजाति के द्वारा, है ना, माड़िया जनजाति के द्वारा ये क्या किया जाता है? मनाया जाता है। कक्सार या कक्सार परब जो है अबुझ, माड़िया और माड़िया जनजाति के द्वारा क्या किया जाता है? मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, और कौन से अवसर पर ये मनाया जाता है? तो देखिए, जो है माटी त्योहार के बाद गर्मी और बरसात के मध्य में, इस क्षेत्र में आपको माटी त्योहार जब मनाया जाता है, ठीक, माटी त्योहार के बाद गर्मी, ठीक है, माटी त्योहार के बाद गर्मी और बरसात के मध्य में इस त्यौहार को मनाया जाता है। मतलब इन दोनों मौसमों के बीच में इस त्यौहार को क्या किया जाता है? मनाया जाता है। और इसमें कौन सी जनजाति अपनी सहभागिता देती है? प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे दोला, डंडामी और माड़िया। ठीक, दोला एक अलग जनजाति है। इसी में अगला है आपका जो अगला जनजाति है वो डंडामी माड़िया जनजाति है। ठीक है, डंडामी माड़िया जनजाति है। और एक जो आपका माड़िया जनजाति होता है ये इनकी सहभागिता होती है किसमें? तो कक्सार या कक्सार त्योहार में। ठीक है, इसी में अगला जो है इस त्यौहार को मनाने का इनका उद्देश्य क्या है ये भी आप देखिएगा। तो यहाँ पर आपको दिखता है अच्छी फसल के लिए, है ना, ये अच्छी फसल की क्या करते हैं? मनोकामना करते हैं। तो अच्छी फसल, ठीक है, के लिए ये अपने गोत्र देव से, है ना, किससे? तो गोत्र देव से मनौती मांगते हैं। ठीक है, मनौती कहने का मतलब मनोकामना, है ना, मनोकामना करते हैं। ठीक है, मनौती मांगते हैं। मनौती कहने का मतलब ये क्या करते हैं? कामना करते हैं। ठीक है, प्रार्थना करते हैं, याचना करते हैं। तो देखिए, आपका जो कक्सार या कक्सार परब है इसके बारे में याद रखना है कि अबुझ, माड़िया और माड़िया जनजाति के द्वारा ये क्या किया जाता है? मनाया जाता है। दूसरा चीज़ याद रखना है किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो बस्तर क्षेत्र में। किस अवसर पर मनाया जाता है? तो माटी त्योहार के ठीक बाद आपको देखने को मिलता है। गर्मी और बरसात के मौसम के ठीक बीच में इसको मनाते हैं।
इसमें कौन सी जनजाति सहभागिता निभाती है? तो याद रखेंगे दोरला, डंडावी माड़िया और माड़िया। साथ ही इसका उद्देश्य क्या है? याद रखेंगे अच्छी फसल के लिए गोत्रदेव से मनौती मांगते हैं। ठीक है, अच्छी फसल के लिए ये क्या करते हैं? गोत्रदेव से मनौती मांगते हैं, याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। ठीक है, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ें। चलिए इसी में आप आगे देखेंगे और आपका अगला है मेघनाद पर्व। ठीक, अगला इसमें क्या देखने को मिलता है आपको? मेघनाद पर्व या मेघनाद त्योहार भी आपको देखने को मिलता है। ठीक, सबसे पहले किस अवसर पर मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो पहले तो देखिए यहाँ पे कब। ठीक, मेघनाद पर्व कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे फागुन माह में। ठीक है, फागुन माह में मनाया जाता है, होली के दूसरे दिन, है ना? होली के दूसरे दिन फागुन माह में ये आपको क्या किया जाता है? मनाया जाता है। ठीक, आगे बढ़े। कौन सी जनजाति मनाती है? तो याद रखेंगे जनजाति में गोंड जनजाति के द्वारा ये जो है पर्व मनाया जाता है। और कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है? स्थल विशेष तो याद रखेंगे बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक, विशेष क्या याद रखने हैं? तो विशेष महत्वपूर्ण कुछ 2-3 बातें हैं। तो विशेष में आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि रावण पुत्र कौन होता है? मेघनाद, है ना? रावण पुत्र जो है मेघनाद को गोंड जो है ना, रावण पुत्र मेघनाद है, इसी के नाम पर क्या मेघनाद पर्व मनाया जाता है। इसको गोंड जनजाति जो है प्रमुख, ठीक है, प्रमुख या सर्वोच्च देवता मानते हैं। प्रमुख या सर्वोच्च क्या मानते हैं? तो देवता। किसको? तो रावण पुत्र को। रावण पुत्र नाम है मेघनाद को, और इसी क्या करते हैं? पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, और मेघनाद के रूप में, है ना, मेघनाद के प्रतीक के रूप में ये क्या करते हैं? 5 खंभे, कितने याद रखेंगे? तो 5 खंभे क्या करेंगे, है ना, स्थापित करते हैं। 5 खंभे स्थापित करते हैं, जिसको मेघनाद खंभ के नाम से जाना जाता है। ठीक, जिसको क्या? तो मेघनाद खंभ के नाम से जाना जाता है। इसी में अगला देखेंगे, 5वें खंभे में बल्ली बांधकर उस पर लटक कर चारों दिशाओं में घूमते हैं। जो 5वां खंभा होता है इसमें बल्ली बांधा जाता है। क्या किया जाता है? तो बल्ली बांधा जाता है। ठीक है, 5वें खंभे में बल्ली बांधकर उस पर लटक कर चारों दिशा में घूमा जाता है। ठीक है, चारों दिशा में क्या किया जाता है? घूमा जाता है। मेघनाद पर्व में आप लोगों ने किन चीजों को देखा? तो सबसे पहले देखा कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे फागुन माह में। फागुन माह में क्या होता है? तो होली का त्यौहार आता है, ये भी आपको याद रखना है। तो होली के त्यौहार के दूसरे दिन मेघनाद पर्व मनाया जाता है। कौन सी जनजाति मनाती है मेघनाद पर्व? तो याद रखेंगे गोंड जनजाति। ठीक है, गोंड जनजाति के द्वारा मेघनाद पर्व मनाया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण याद रखना है कि मेघनाद पर्व जो है कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है? तो याद रखेंगे बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, किस क्षेत्र में? तो बस्तर क्षेत्र में। अगला याद रखना है विशेष जो है रावण पुत्र जो मेघनाद है उसी के नाम पर जो है पर्व मनाया जाता है। जो गोंड जनजाति है रावण पुत्र मेघनाद को अपना सर्वोच्च, है ना, या प्रमुख क्या करते हैं? देवता मानते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही मेघनाद पर्व में 5 खंभे क्या किए जाते हैं? प्रतीक के रूप में स्थापित किए जाते हैं। कितने? तो 5 खंभे। और जो 5वां खंभा है उसमें बल्ली बांधा जाता है और उस पर क्या किया जाता है? चारों ओर, उस पर लटक कर चारों ओर घूमा जाता है। ये क्या था? इससे विशेष जो महत्वपूर्ण बातें थी वो। ठीक है, अब ये सारी चीजें किसके बारे में हो गई? आपके त्योहार से रिलेटेड। ठीक है, चलिए अब त्योहार के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो जनजातियों की जो शिल्प कला है, जो चित्रकला होती है ना, जो इनका टैलेंट होता है, नेचुरल टैलेंट, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जिनका चित्रकला और शिल्पकला है, इनका ज़्यादातर व्यावसायिक जो कला है ना, जो इनका व्यवसाय का जो कार्य क्षेत्र होता है, उन्हीं के अंतर्गत ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? शामिल होती हैं। ठीक है, तो मिट्टी शिल्प पहला हम लोग देखते हैं किसके बारे में? तो मिट्टी शिल्प के बारे में।
ठीक है। तो मिट्टी शिल्प में विशेष क्या है तो याद रखेंगे ये छत्तीसगढ़ का आदिम शिल्प कहलाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का आदिम शिल्प कहलाता है कौन, तो याद रखेंगे मिट्टी शिल्प। दूसरा है किस क्षेत्र में मनाया जाता है मिट्टी शिल्प, तो मिट्टी शिल्प के लिए याद रखेंगे ये जो है आपका बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव है ना। दक्षिण में हम लोग, मैं कुछ नाम बताता हूँ, बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, राजनांदगांव। ठीक है, ये क्या हो गया दक्षिण क्षेत्र में देखने को मिला। और साथ ही कुछ उत्तरी क्षेत्र में, जैसे कि उत्तरी क्षेत्र में सरगुजा और रायगढ़ में जो है मिट्टी शिल्प आपको देखने को मिलता है। इसके तहत किन चीज़ों का निर्माण किया जाता है मिट्टी शिल्प के तहत, तो याद रखेंगे मिट्टी की मूर्ति है ना, मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी के खिलौने, साथ ही मिट्टी के जो बर्तन हैं, ठीक है, और जो मिट्टी के खपरेल होते हैं वो, और साथ ही मिट्टी के जो कलश, ठीक है, साथ ही मिट्टी के कलश। और मिट्टी शिल्प की जो जाति है क्या है तो याद रखेंगे कुम्हार जनजाति के द्वारा। ठीक है, मिट्टी शिल्प किनके द्वारा, तो जनजाति में आप याद रखेंगे कुम्हार। ठीक है, कुम्हार लोग क्या करते हैं मिट्टी शिल्प कला का काम करते हैं। और मिट्टी शिल्प के जो प्रमुख शिल्पकार हैं, ठीक है, प्रमुख जो प्रसिद्ध नामी शिल्पकार हैं उनके नाम देखिए। एक नाम है सोनाबाई, एक नाम कौन सा है तो सोनाबाई है। ठीक, अगला नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वृंदावन, अगला नाम कौन सा है वृंदावन है। और इसी में अगला नाम कौन सा है तो देवनाथ। ठीक है, इसमें अगला नाम क्या है तो देवनाथ। ठीक है, तो देखिए ये क्या है तो मिट्टी शिल्प है। अब मिट्टी शिल्प के बारे में याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के आदिम शिल्प के नाम से ये जाना जाता है। मतलब ये जो शिल्प कला है छत्तीसगढ़ में बहुत पुरानी है ना, बहुत पुरानी है, बहुत प्राचीन है। और कौन से क्षेत्र में मिट्टी शिल्प कला का कार्य होता है ना, जो प्रसिद्ध रूप से होता है तो याद रखेंगे दक्षिण क्षेत्र में बस्तर, नारायणपुर, कोंडागांव, राजनांदगांव। उत्तरी क्षेत्र में सरगुजा और रायगढ़ में। और मिट्टी शिल्प के कला के अंतर्गत किसका निर्माण किया जाता है तो याद रखेंगे मूर्ति का, है ना। मिट्टी के मूर्ति के बनाए जाते हैं, मिट्टी के खिलौने बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, है ना। जो मिट्टी के खपरेल होते हैं कच्ची घरों में उसका इस्तेमाल इसमें होता है। जो मिट्टी के कला से वो भी इसके अंतर्गत बनाए जाते हैं। अब कौन सी जनजाति बनाती है तो याद रखेंगे कुम्हार जाति के द्वारा मिट्टी शिल्प कला क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और इसमें जो प्रमुख शिल्पकार कौन है मिट्टी शिल्प कला के जो प्रसिद्ध हैं छत्तीसगढ़ में, नाम है सोनाबाई, अगला नाम है वृंदावन और अगला नाम कौन सा है तो देवनाथ। ठीक है, इतने नामों को आप क्या रखेंगे विशेष रूप से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। और मिट्टी शिल्प के बाद हम लोग अब दूसरे किसी शिल्प को देखते हैं। ठीक, तो मिट्टी शिल्प के बाद अगला जो है आपका ये है बांस शिल्प। ठीक है, मिट्टी शिल्प के बाद अगला कौन सा है तो बांस शिल्प। ठीक है, अब बांस शिल्प कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है तो दक्षिण में हम लोग देखते हैं बस्तर, धमतरी, गरियाबंद। ठीक है, तो देखिएगा इसमें आप दक्षिण क्षेत्र में देखेंगे तो बस्तर दिखने को मिलता है। मध्य क्षेत्र में देखते हैं तो धमतरी का क्षेत्र और साथ ही गरियाबंद, ये जो है बांस शिल्प कला के लिए क्या है तो प्रसिद्ध है। ठीक है, और इसी में आप जब उत्तरी क्षेत्र को देखते हैं तो उत्तरी क्षेत्र में आपका सरगुजा और रायगढ़। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादातर आपको शिल्प कला में देखने को मिलेगा दो नाम, सरगुजा और रायगढ़। ठीक, तो देखिए बांस शिल्प कला के लिए आप लोगों ने क्या देखा, दक्षिण क्षेत्र में बस्तर बांस शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। मध्य क्षेत्र में आपको धमतरी और गरियाबंद जो देखने को मिलता है, साथ ही उत्तरी क्षेत्र में सरगुजा और रायगढ़। ठीक है, अब कौन सी जनजाति जो है बांस शिल्प कला का कार्य करती है तो याद रखेंगे कमार, कंडरा और धनवार। ठीक है, कमार, कंडरा और धनवार। ठीक है, कमार, कंडरा और धनवार जनजाति के द्वारा बांस शिल्प में, है ना, प्रसिद्ध या महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। कमार, कंडरा और धनवार जो है बांस शिल्प कला में क्या है तो प्रसिद्ध है। ठीक है, उसी प्रकार बांस कला का जो केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है तो ये देखिए। ठीक, बांस कला केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है तो याद रखेंगे ये बस्तर में है। कहाँ है तो बस्तर में। ठीक है, देखिए
बांस कला केंद्र कहाँ स्थापित किया है, तो याद रखेंगे बस्तर में। और बांस कला के तहत किन चीज़ों का बांस से निर्माण किया जाता है, तो चलिए देखिए, बांस से सूपा का निर्माण किया जाता है, ठीक है। बांस से किसका, तो याद रखेंगे सूपा का, ठीक है, टोकरी का, टुकना का, ठीक है। जैसे सूपा शादियों में भी है ना, मतलब जो विवाहिक कार्यक्रम है और साथ ही अन्य प्रकार के जो महोत्सव हैं वहाँ सूपा का क्या होता है, इस्तेमाल होते हुए आप लोगों ने देखा है। उसी प्रकार झांपी है ना, ये जब डिजिटल बोर्ड आएगा तो मैं इसका डिजिलाइट करके आपको दिखाऊंगा कि झांपी क्या चीज़ होती है, ठीक है। उसी में आपका होता है पर्री, है ना, पूजा पाठ में विवाहिक महोत्सव में पर्री का इस्तेमाल होता है। आगे है बिजना, आगे कौन सा बिजना, तो देखिए बांस शिल्पकला से निर्माण किसका किया जाता है, देखिएगा सूपा का, टोकरी का, टुकना का, झांपी का, पर्री का और बिजना का, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने मिट्टी शिल्पकला के बाद आगे कौन सा देखा, बांस शिल्पकला देखा। किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो बस्तर में, धमतरी और गरियाबंद में, सरगुजा और रायगढ़ में। कौन सी जनजाति बांस शिल्पकला में प्रसिद्ध रूप से काम करती है ना, महत्वपूर्ण काम करती है, तो याद रखेंगे कमार, कंडरा और धनवार। बांस कला का जो प्रमुख केंद्र है, तो याद रहे ये केंद्र कहाँ स्थापित है, तो बस्तर में। और बांस शिल्प का निर्माण कहाँ, किस चीज़ का निर्माण किया जाता है, तो याद रखेंगे सूपा का, टोकरी का, टुकना का, झांपी का, है ना, झांपी का, पर्री का और बिजना का, ठीक। चलिए देखिए दोस्तों, है ना, आज के क्लास में मैंने, ठीक है, जितनी भी चीज़ें बताई, यहाँ हम लोगों ने लोक नृत्य देखा, ठीक है, लोक नाटक देखे हैं, जो प्रमुख जनजाति है उनके जो जनजाति का जो प्रमुख मुखिया होता है उनको हम लोगों ने देखा है। और उसके बाद लोक प्रमुख त्यौहार हैं उसको देखे हैं, इनके प्रमुख जो शिल्पकला है उसको हम लोगों ने देखा, ठीक है, जो नाट्य होते हैं उसको देखा, जो नृत्य होते हैं उन सबको देखा। देखिए ये जितने भी चीज़ें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बार बार रिविजन करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं आज का क्लास यहीं करता हूँ। और इससे संबंधित क्लास आपको जब तक प्रयोगशाला परिचारक के क्लास एग्जाम नहीं हो जाते तब तक इसको डेली 1 घंटे, क्योंकि यहाँ से 20 से 25 नंबर के प्रश्न आने की संभावना है, ठीक है। तो ये क्लास आपको डेली चलेगा। और एक क्लास सुबह मेरे को और आता है, वो होता है सामान्य विज्ञान का। तो सामान्य विज्ञान की हुई क्लास को आप जरूर देखें, क्योंकि वहाँ भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने भौतिकी विज्ञान का पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लिया है। वर्तमान में हम लोग रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, आने वाले 5 से 6 दिनों में रसायन विज्ञान भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपके जीव विज्ञान के बारे में। तो जितनी भी वीडियो, जो 2 वीडियो मेरे द्वारा जो लाए जा रहे हैं आपको, ये पूरी तरीके से प्रयोगशाला परिचारक को डेडिकेटेड है, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं आज का क्लास यहीं एंड करता हूँ।